हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव कुमार। तो आज जो हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर फॉर क्लास 12th हिस्ट्री। पार्ट 1 वीडियो ये हमारा है, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। दरअसल इस चैप्टर में हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट ट्रेवलर्स हु ट्रेवल इंडिया ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स। ठीक है, अब कोई जैसे 3 हम जो ट्रेवलर की इसमें मेन बात करेंगे, वन इज अल बरूनी, देन वी हैव फ्रैंकोइस बर्नियर एंड इब्न बतूता। वास्तव में कोई भी जो ट्रेवलर होता है, द पीपल, द वुमेन एंड मेन, they move from place to place with with the different reasons, because of the different reasons and of the different people, like you can say traders, merchants, soldiers, priests. So they move from one place to another. अब इसमें क्या होता है कि when they move from one place to another, तो वो उनसे कुछ लोग तो होते हैं कि वो जाकर उस नए स्थान पर जाकर आराम से बसना शुरू कर देते हैं। वहां पे जो भी उन्हें चेंज एटमॉस्फेयर मिलता है वो उसको आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन साथ के साथ कुछ जो ट्रेवलर होंगे वो क्या करते हैं कि दे ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग दीज चेंजेस। जो भी नई नई चीजें उन्हें कहीं पर देखने को मिलती हैं तो उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। अब जो लिखते हैं ज्यादातर बेसिकली अगर हम माने तो 2 चीजों के बारे में लिखते हैं। पहला तो ये कहा जाए कि कोई चीज उनको अनयूजुअल लगे, जो अलग लगे, जो अभी तक जिसके बारे में वो बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं थे, तो उनके बारे में वो लिख लेते हैं। दूसरा जो मानते हैं हम कि वो जो लिखते हैं, जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हिस्टोरियन ने जब उनको देखा, उनकी स्टडी की और उनके जो किताबें या अकाउंट्स जो उन लोगों ने लिखे, तो उसमें जो दूसरी कैटेगरी होती है समथिंग दैट दे फाउंड इम्पोर्टेंट। तो 2 कैटेगरी के बारे में लिखते हैं, पहला जो अनयूजुअल है उनके लिए, एंड अनदर वन इज व्हिच दे फाउंड इम्पोर्टेंट। ओके, तो आज की क्लास में जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, दैट इज अबाउट द अल बरूनी एंड द किताब रिटन बाय हिम, दैट इज किताबुल हिंद। Ibn Battuta's Rihala, the book written by Ibn Battuta was Rihala. Then we have Francois Bernier, and this the description of Al-Biruni about caste system in India. Al-Biruni came from Uzbekistan, ठीक है, and he came in 11th century in India. Then Ibn Battuta came from Morocco, जो ये है एक नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में एक जगह का नाम है। He came to India in 14th century. Then Francois Bernier, he came from France, तो इसको फ्रेंचमैन भी बोलते हैं। तो he came from France in 17th century. तो इन्हीं तीनों के बारे में हम अभी डिटेल में जो है आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल बरूनी की। अल बरूनी वॉज बोर्न इन 973 में ख्वारिज्म में है, और जो ख्वारिज्म जो है वो प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान के अंदर है। ठीक है, इन 1017 when Sultan Mahmud invaded Khwarizm, तो he took several scholars and poets back to his capital, that is Ghazni, and Al-Biruni was one of them. ठीक है, तो he arrived in Ghazni as a hostage, but धीरे धीरे he developed a liking for the city and he spent the rest of his life until he death at the age of 70. तो बाकी का जो समय था वो उसने अपना गजनी के अंदर ही स्पेंड किया था। ठीक है, अल बरूनी जो इंडिया के ऊपर जो किताब लिखी है, उस किताब का नाम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, उस किताब का नाम है किताबुल हिंद। अब ये यहाँ पर हम पहले हिंद या हिंदू शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। दिस द टर्म हिंदू, इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड पर्शियन वर्ड। ठीक है, जो ज्यादातर 6th से या 5th सेंचुरी BC के आसपास यूज किया जाता था बेसिकली उन लोगों के लिए जो सिंधु या उसके आसपास के एरिया में रहते थे। तो द अरब्स दे कंटिन्यूड द पर्शियन यूजेस एंड कॉल्ड दिस रीजन अल हिंद। ठीक है, जो ये हिंदू वाला या सिंधु रिवर के आसपास जो रहने वाले लोग थे, तो इस एरिया को वो उन्होंने अल हिंद कहना शुरू किया, और यहां पर रहने वाले लोगों को हिंदी। ठीक है, लेटर द टर्क्स दे रेफर टू द पीपल ईस्ट टू दिस इंडस रिवर हिंदू। समझिए अब इस बात को, पहले उनको हिंदी कहा जाता था, लेकिन तुर्की लोगों ने बाद में इंडस रिवर के आसपास रहने वाले लोगों को जो है वो हिंदू टर्म जो है वो उनके लिए यूज करनी शुरू की, और उनकी जो जमीन थी, भूमि है, जो लैंड है, इट इज केम टू बी नोन एज हिंदुस्तान, और देयर लैंग्वेज एज हिंदवी। तो हिंदू, हिंदुस्तान एंड हिंदवी। तो यहां पर हम समझ रहे हैं कि अभी तक जो आज के टाइम में हम हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक रिलीजियस टर्म के रूप में, तो यहां तक
अभी तक जो इस्तेमाल हो रहा है वो हिंदू किसी रिलीजियस टर्म्स के लिए यूज नहीं हो रहा है, वो हो रहा है कि जो भी एरिया जो इंडस रिवर के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हीं के लिए जो ये शब्द यूज किए गए हैं, हिंदू, हिंदुस्तान और उनकी लैंग्वेज के लिए हिंदवी। तो यहां हम समझ सकते हैं कि ये रिलीजियस इसका जो कॉन्टेक्स्ट है अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे आगे जाके डेवलप होता है। तो चलिए हम किताबुल हिंद की बात कर लेते हैं। किताबुल हिंद जो है वो बेसिकली अरबिक लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है, ठीक है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की गई है, ठीक है। टोटल 80 चैप्टर्स इस बुक के अंदर पूरे हमें मिलते हैं जो लिखे हैं अल बरूनी ने। तो जो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे रिलीजन है, फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, मैनर्स एंड कस्टम, सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, वेट्स एंड मेजर्स, लॉस एटसेट्रा। तो ये सारे जो हैं अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जगह पर हमें इंडियन कल्चर के बारे में जानने को किताबुल हिंद के अंदर मिलता है, जो अल बरूनी ने अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसमें लिखा है। अल बरूनी का जो लिखने का तरीका था उसमें क्या होता था कि ही जनरली, हमेशा नहीं बट ज्यादातर ऑफनली अगर हम देखें तो ही स्टार्टेड द चैप्टर विद अ क्वेश्चन, और फिर धीरे धीरे वो इन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देते हुए और इनको कंपेयर करता था विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस संस्कृतिक ट्रेडिशन और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। दरअसल हिंदुस्तान में आने के बाद जो अल बरूनी था उसने अपना बहुत सारा जो टाइम है, ही स्पेंड हिज टाइम विद द ब्राह्मण्स, और पूरा जो इंडियन लिटरेचर है उस टाइम पे अवेलेबल था उन सबको पढ़कर उस समाज के बारे में उसने जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की। एंड देन लेटर ऑन ही स्टार्ट राइटिंग हिज बुक, जो हमने जो प्रोसेस बताया है कि जो उसका स्टाइल था लिखने का, दैट ही केम अप विद द क्वेश्चन एंड देन ही कंपेयर ऑल दिस डिस्क्रिप्शन ऑन द बेस्ड ऑफ संस्कृत ट्रेडिशंस, फाइन। And then he conclude his chapter with a comparison with other culture, जिसमें हम ज्यादातर मानते हैं कि जिस कल्चर से वो फेमिलियर था, पर्शियन कल्चर जो है, वो उसके साथ फिर उसको चैप्टर को कंक्लूड करता था उसके साथ कंपेयर करने के बाद, ठीक है। तो ये जो कहानी है पूरी अल बरूनी के बारे में है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करेंगे इब्न बतूता की। इब्न बतूता ने जो किताब लिखी थी उसका नाम है रिहाला, ठीक है। तो रिहाला वॉज रिटन बाय इब्न बतूता। Before he set off for India in like 1332 or 33, he had made pilgrimage trips to Mecca and he already traveled extensively in Syria, Iraq, Persia, Yemen, ठीक है। तो वो उसके घूमने का जो था पूरा he had a very good experience, ठीक। Then traveling overland through the Central Asia, Ibn Battuta reached Sindh in 1333, ठीक है। He had heard about Muhammad bin Tughlaq, the Sultan of Delhi, and he knew that he was very generous patron to the scholars, to the people who are, you know, very much involved into the arts and the literature. तो सुना था उसके बारे में कि जो बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है सुल्तान के दरबार में, तो उसने सोचा कि ठीक है अब मैं जो है सुल्तान या मोहम्मद बिन तुगलक के जो है उसमें दरबार में पहुंचता हूं। Muhammad bin Tughlaq was very impressed by him and he appointed Ibn Battuta as the Qazi, judge of Delhi. बट बाद में क्या हुआ, देयर वाज अ काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुल्तान एंड इब्न बतूता, तो उसको क्या हुआ कि जेल भेज दिया गया। लेकिन बहुत ही जल्दी जो है कि जो गलत फहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी इब्न बतूता और सुल्तान के बीच में, जब वो खत्म हो जाती है तो वापस से उसको जो है इंपीरियल सर्विस में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है। और उसके बाद सुल्तान उसको ऑर्डर करता है कि भाई ठीक है तुम मेरी तरफ से एज अ इन्वॉय बन के यू शुड गो टू चाइना, ठीक है। तो 1342 में वो चाइना पहुंच जाता है। Before leaving to the China, he visited Bengal, Assam. He took a ship to Sumatra, and from there another ship for the Chinese port town Zaytun, Zaytun, ठीक है, जो आज के टाइम में हम ख्वांजू के नाम से उसको जानते हैं चाइना के अंदर। He traveled extensively in China, going as far as Beijing, but did not stay for long and decided to return home in 1347. His account is often compared with that of Marco Polo, who visited China like from his home base in Venice in the late 13th century. तो इब्न बतूता जब वापस पहुंचता है तो उसके जो अकाउंट है उसको जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। लेकिन हमें साथ में ये चीज जरूर ध्यान रखनी होगी, जिस टाइम पे इब्न बतूता 14th सेंचुरी में ट्रेवल किया, या और भी जो स्कॉलर थे देवर ट्रेवलिंग एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ट्रेवलिंग जो है वो इतना आसान या इतना अच्छा नहीं था जितना आज के टाइम में इतना ईजी है। ट्रेवलिंग उस टाइम पे करना इट वॉज वेरी मच डिफिकल्ट और बहुत ही खतरों से भरी होती थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं बर्नियर के बारे में, ठीक है।
बर्नियर वॉज एक्चुअली अ फ्रेंच मैन, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं बैकग्राउंड की। Once the Portuguese arrived in India in about 1500, तो a number of them wrote detailed account regarding the Indian social customs and religious practices. और बहुत सारे जो एग्जाम्पल जो हम बता रहे हैं कि जो यूरोपियन जो इंडिया के अंदर आए, उसमें से कुछ जो ट्रेवलर्स थे वो ऐसे थे कि जैसे कि एग्जाम्पल लेते इटालियन डॉक्टर का मनुची, ही नेवर रिटर्न टू यूरोप। वो एक बार इंडिया आया, ही सेटल डाउन इन इंडिया ओनली। तो इसी प्रोसेस में जो एक नाम है बर्नियर का, वो इंडिया में तो नहीं रुके थे, वापस चले गए थे एज एन ट्रेवलर। तो फ्रेंचमैन बर्नियर, ही वाज अ डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन। Like many others, he came to the Mughal Empire in search of opportunities. He was in India for 12 years, from 1656 to 1668, and was closely associated with the Mughal court as a physician to Prince Dara Shikoh, the eldest son of the Emperor Shah Jahan, and later as an intellectual and scientist with Danishmand Khan, an American noble at Mughal court. ठीक है, तो ये उसका जो था प्रोसेस था। एंड ड्यूरिंग हिज ऑल दी वर्क, जो उसने जो भी ट्रेवलिंग का अकाउंट अपना लिखा है, जो कंपैरिजन उसने किया है, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी, एक तो उसने जो पूरा का पूरा स्टोरी है जो भी इंडिया के बारे में लिखा है, उसने सारी सिचुएशन को कंपेयर किया है यूरोप के साथ। लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन है, एक तो पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि वो हमेशा एक्यूरेट नहीं था। ठीक है, वो गड़बड़ भी था, या कई बार था क्योंकि वो समझने में जो था एक समझ नहीं पाया अच्छे से और उसको उसने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जो दूसरी समस्या यहाँ पर है जो मैं आप हाईलाइट करना चाहूंगा, कि उसने जितना भी एक्सप्लेनेशन या कंपैरिजन किया है यूरोप का और इंडिया का, उसमें हमेशा इंडियन सोसाइटी को या इंडिया के बारे में जो भी अकाउंट लिखा है, इंडिया को हमेशा इंफीरियर रखा है, और जो यूरोपियन सोसाइटी है और स्पेशली फ्रांस के बारे में उसने मेंशन किया है, उसमें हमेशा इंडिया के कंपैरिजन में उसने उसको सुपीरियर रखा है। तो हिज वर्क पब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1670 एंड 71। अब हम इन तीनों के बारे में जो है डिटेल में डिस्क्रिप्शन करेंगे कि तो एक ओवरव्यू था कि किसने किस तरह की किताब लिखी है और उनका जो एक तरह से बैकग्राउंड जो है हमने डिस्कस किया है। अब सबके बारे में अलग अलग हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल बरूनी की। ठीक है, अल बरूनी एंड हाउ ही ओवरकम फ्रॉम द बैरियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक, तो अपनी जो ये प्रोसेस है जो किताब लिखी है, तो उसमें अल बरूनी ने कुछ सेवरल बैरियर की बात की है, जो एक अवरोध हम कह सकते हैं। ही वाज स्टार्ट राइटिंग अबाउट द इंडियन कल्चर। सबसे पहले उसने बताया है लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, उसका कहना था कि जो आइडिया और कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंडियन जो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए उसने पूरी तरह से संस्कृत टेक्स्ट जितना है, ट्रेडिशनल जो रहा है, ट्रेडिशंस जो रहे हैं, और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो हम बात करते हैं, अब तक पिछले सारे चैप्टर्स में हम उसको डिस्कस करते आए हैं, पुराने 4 चैप्टर के अंदर, उसको उसने पढ़ा। ठीक है, तो उसका कहना था कि आइडिया एंड कॉन्सेप्ट उनको किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना आसान नहीं होता है। तो उसने कहा कि संस्कृत और पर्शियन दोनों अलग लैंग्वेज है बहुत ज्यादा, तो अगर संस्कृत को मैं ट्रांसलेट भी करता हूँ, कल्चर कस्टम जो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो उसको पूरी तरह से एग्जैक्टली ट्रांसलेट करना जो है एक डिफिकल्ट टास्क है, जो आसान नहीं है। दूसरा जो उसने बैरियर जो बताया उसने अपने में, वो बताया कि जो रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस है दोनों कल्चर्स की, वो बहुत ज्यादा अलग अलग है, इसीलिए उनको समझने में भी परेशानी है। क्योंकि हम पहले भी ये देख चुके, कई बार जो लोग हैं वो नोन टू अननोन चलते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग वाज वेरी मच डिफरेंट फॉर अल बरूनी। तो ये डिफरेंस का उसने एक बैरियर के रूप में यहाँ पर जिक्र किया है। और तीसरा जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो उसने बैरियर के बारे में डिस्कस किया है, वो बताया है इंसुलरिटी ऑफ द पीपल, लोकल पीपल, लोकल पॉपुलेशन है। इसका मतलब इग्नोरेंस, या हम कह सकते हैं कि लोगों का अभिमान भी जो है उसको भी उसने एक बैरियर की फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि अल बरूनी ने इंडियन सोसाइटी का जो एक इंपॉर्टेंट फीचर हमारा रहा है, दैट इज कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम के बारे में उसने क्या डिस्कस किया है? पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ही कंपेयर द इंडियन कास्ट सिस्टम टू द अदर कल्चर, स्पेशली द पर्शियन कल्चर, जिसके बारे में वो फैमिलियर था या जहां से वो खुद आता था, तो उसके साथ उसने उसको कंपेयर करना शुरू किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल बरूनी दिस सोशल डिवीजन, जो कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, अभी तक हम प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से उसको पढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि वर्ना सिस्टम भी था, फिर जातीज भी थी जिसमें इंटीग्रेशन भी होता था, और कॉन्फ्लिक्ट भी जो था ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, और बहुत सारी चीजें डिस्कस हम पूरा कर चुके हैं। तो उसका कहना था कि दिस सोशल डिवीजन इट वाज नॉट यूनिक टू इंडिया।
हर सोसाइटी जो होती है वो अपने हिसाब से जो है पूरी तरह से यू कैन से कि सोसाइटी को डिवाइड करती रहती है अलग अलग पार्ट्स में। तो ये जो था बिल्कुल यूनिक नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसका जो आइडिया था वो एक थोड़ा डिफरेंट था कि उसने ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन में जो कास्ट सिस्टम दिया हुआ है उसको तो उसने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया और मान लिया कि ठीक है ये नई चीज नहीं है, सब जगह होता है, लेकिन ही डिसअप्रूव्ड द नोशन ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, टू द कास्ट सिस्टम। इसमें कहते हैं ना कि कुछ ग्रुप को जो है अनटचेबल्स मान लिया गया या उनको अलग कर दिया गया कि देते यार पोल्यूशन टू द कास्ट सिस्टम, और उन्हें प्रॉपर कास्ट सिस्टम का पार्ट नहीं बनाया गया। और अनटचेबल जो हमने चांडाल वगैरह के बारे में हम पहले चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर में जो है अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो कहा कि जो ये पोल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है या अनटचेबल वाला कॉन्सेप्ट है उसको उसने अप्रूव नहीं कहा। बोला कि ये जो है वो नेचर के जो बेसिक लॉ है उसके अगेंस्ट है। कैसे, हम अभी आगे देख लेते हैं। तो ही वॉज अगेंस्ट दिस। तो उसका कहना था कि जिस तरह से जो सन है वो एयर जो है और को साफ करता रहता है, ठीक है, सोल्ट जो है वो समुद्र के पानी को खराब होने से रोकता है, तो इसी तरह से जो पोल्यूशन जो कास्ट सिस्टम है ना ये भी नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है। मतलब क्या हुआ कि एवरीथिंग दैट फॉल्स इन द स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी स्ट्राइव एंड सक्सीड इन द रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। मतलब ये नेचुरल लॉ है कि अगर कोई भी चीज है वो अगर खराब हो जाएगी तो जिस तरह से सूरज जो है और नमक जो होता है वो समुद्र के पानी को और हवा को जो है साफ करने में सूरज वो दोनों हेल्प करते हैं, तो ऐसे ही अगर कोई चीज इम्प्योर हो जाएगी तो धीरे धीरे अपने आप जो है वो प्योरिटी की तरफ, अपनी ओरिजिनल फॉर्म की तरफ जाने के लिए सक्सीड करेगी और हमेशा जाती रहेगी। ठीक है, तो अच्छा, साथ के साथ उसने ये भी मेंशन किया कि जिस तरह से हमें ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जो देखने को मिलता है कास्ट सिस्टम कितना रिजिड है कि पूरा प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करना है, तो उसने कहा कि रियल लाइफ में जो है कास्ट सिस्टम वाज नॉट एज रिजिड एज इट इज मेंशन इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। उतना रिजिड नहीं है जितना ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन किया गया है। और इसके कुछ एग्जांपल हमने प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में भी आसानी से डिस्कस किया है कि हाँ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। जैसे नॉन क्षत्रिय किंग में भी हमने देखा है कि जरूरी नहीं है, या लैंड एक्सेस वाज नॉट गिवन टू दी फीमेल, इसमें प्रभावती गुप्त के बारे में बात करते हैं। नॉन क्षत्रिय किंग के बारे में हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि कहीं पे हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण भी हैं या मलेच्छ भी हैं या बाकी लोगों ने भी जो है उन्होंने जो है रूल किया है। तो इसी तरह से एग्जाम्पल इन्हीं को समझते हुए उसने बोला है कि जो था रियल लाइफ में जो कास्ट सिस्टम है वो इतनी भी रिजिड नहीं था जितना ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में उसको मेंशन किया गया है। इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने डिस्कस किया हुआ है अल-बरूनी ने अपने डिस्कशन में, दैट इज अंत्यज। ठीक है, अंत्यज का मतलब है बोर्न आउटसाइड द सिस्टम। तो जाहिर सी बात है अगर बोर्न आउटसाइड द सिस्टम है और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट उनको एक्सेप्ट नहीं करते तो उनको सोसाइटी से बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई कि अंत्यज जो थे वो सोशल ऑपरेशन के तो शिकार थे कि उनको सोसाइटी में तो स्थान नहीं मिला था, बट दे वर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक नेटवर्क, कि आर्थिक रूप से उनकी मदद ली जाती थी लेकिन सोशल रूप से या सामाजिक रूप से उनको वो सारी चीजें या उनको वो स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया जाता था या उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो सोशली एक्सेप्ट नहीं किया गया लेकिन इकोनॉमिकली उनको एक्सेप्ट कर लिया गया और उनको इकोनॉमिक नेटवर्क का पार्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग इस चीज को यहीं तक रखेंगे। बाकी जो इब्न बतूता और बर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, कास्ट सिस्टम डिस्कस किया है उसका, तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके लिए ये कुछ क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है। जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है दे आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इनको आप 100 से 150 वर्ड्स के अंदर कवर करने की कोशिश कीजिएगा। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसको आप 200 to 250 यानी कि 8 मार्क्स के आंसर की फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो बाकी का जो भी टॉपिक हमारा होगा, बाकी जो बचता है दैट कंपैरिजन जो है इब्न बतूता और बर्नियर का इंडियन सोसाइटी के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। उसको हम बाकी की आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।